यह कहानी एक गांव के परंपरागत परिवार की है, जहां बेटियों को हमेशा दूसरे दर्जे का माना गया। परिवार में बेटों को संपत्ति और नाम का उत्तराधिकारी माना जाता है, जबकि बेटियों की भूमिका केवल विवाह तक सीमित होती है। नायिका सपना एक संघर्षशील और जागरूक लड़की है, जो बचपन से ही यह देखती आई है कि उसके भाई को संपत्ति और अधिकारों में प्राथमिकता दी जाती है, जबकि उसे शिक्षा और भविष्य के अवसरों से वंचित रखा जाता है। सपना के पिता, जो स्वयं भी परंपरागत विचारधारा के हैं, उसकी शिक्षा में ज्यादा रुचि नहीं रखते। हालांकि उसकी मां हमेशा चाहती थी कि उनकी बेटी भी एक स्वतंत्र और शिक्षित महिला बने। सपना अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और पढ़ाई में उच्च मुकाम हासिल करती है। लेकिन जब संपत्ति और परिवार के निर्णयों की बात आती है, तो उसे यह महसूस होता है कि वह केवल एक दर्शक बनकर रह गई है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब सपना को अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलने का मुद्दा उठता है। वह अपने परिवार से अपने अधिकार की मांग करती है, लेकिन उसकी मांग को ठुकरा दिया जाता है। सपना अब अपने हक के लिए कानूनी रास्ता अपनाती है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि बेटियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह संपत्ति हो, शिक्षा हो या सम्मान। गांव के छोर पर बसा हुआ चौधरी लक्ष्मण सिंह का बड़ा सा घर वर्षों से परिवार की प्रतिष्ठा और संपन्नता का प्रतीक था। चार दीवारी के भीतर की दुनिया में हर चीज व्यवस्थित थी, कमरे, आंगन, लोग और नियम। इस घर में 4 बेटे और एक बेटी थी, सपना। सपने का बचपन बहुत साधारण तरीके से बीता था। उसे बचपन से ही यह सिखाया गया था कि लड़कियां पराया धन होती हैं, जिन्हें एक दिन ससुराल जाना होता है। हालांकि उसकी मां गुपचुप तरीके से उसे कुछ और ही सिखा रही थी, सपना देखना और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना। सपना का बचपन बाकी बच्चों की तरह खुशहाल नहीं था। जब भी उसका भाई रामू नई किताबें या कपड़े पाता, वह सिर्फ देखती रह जाती। उसे हमेशा यही कहा जाता कि वह लड़की है और लड़कियों के लिए शिक्षा या संपत्ति की उतनी अहमियत नहीं होती। लेकिन सपना की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह किताबों में डूब जाती, सपनों की दुनिया में खो जाती, जहां वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती थी। जब सपना ने 10वीं कक्षा पास की, तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई को यहीं समाप्त करने का निर्णय लिया। लड़की हो, बस अब और पढ़ाई की जरूरत नहीं, यह बात उसके कानों में गूंजती रहती। लेकिन सपना के सपने अभी खत्म नहीं हुए थे। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी जिंदगी को बदलना है, तो उसे अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सपना का संघर्ष, वह अपने परिवार की परंपराओं और समाज के बंधनों से जूझते हुए अपने हक के लिए लड़ती है। कानूनी लड़ाई, सपनों के हक के लिए उसे अपने ही परिवार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सपना के पिता ने जब उसके आगे की पढ़ाई पर रोक लगा दी, तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक ज्वाला जल उठी थी। उसकी मां ने उसे ढांढस बंधाया, बेटी, दुनिया ऐसी ही है। तेरा भाई परिवार का वारिस है, तू पराई अमानत है और एक दिन तुझे ससुराल जाना होगा। सपना ने मां की बात सुनी, पर वह जानती थी कि यह सोच बदलने की जरूरत है। उसे अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए खड़ा होना था। मां के समझाने के बावजूद सपना ने फैसला किया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी। एक दिन जब उसके पिता घर पर नहीं थे, उसने अपनी मां से कहा, मां, क्या मुझे अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं केवल इसलिए पीछे रहूं क्योंकि मैं एक लड़की हूं? मां के चेहरे पर उदासी की लकीरें थीं।
वह जानती थी कि उनकी बेटी सही थी, पर वह अपनी बेटी को समाज के खिलाफ अकेले लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। बेटी, यह समाज लड़कियों को उनके हिस्से का हक आसानी से नहीं देता, पर अगर तूने ठान लिया है तो मैं तेरे साथ हूँ। सपना ने इस समर्थन को अपनी ताकत बना लिया। वह घर के बड़े लोगों से बात करने लगी, पर हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता, लड़की हो, तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हें किसी और का घर संभालना होगा। संपत्ति और अधिकार तुम्हारे भाई के हैं। लेकिन सपना ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव के स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर अपनी पढ़ाई जारी रखने की बात की। प्रिंसिपल ने सपना की मेहनत और दृढ़ निश्चय को देखकर उसका हौसला बढ़ाया और उसे छात्रवृत्ति की जानकारी दी। इस तरह सपना ने अपने दम पर पढ़ाई जारी रखी और कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ते हुए सपना ने समाजशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। उसे वहां ऐसी कई लड़कियों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया था। वह समझने लगी कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि यह लड़ाई हर उस लड़की की है जिसे उसकी पहचान और अधिकारों से वंचित रखा गया है। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने सपना को संपत्ति के अधिकारों और भारतीय कानून के बारे में विस्तार से बताया। तब सपना को पता चला कि बेटियों को भी अपने माता पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है, लेकिन समाज में इसे मान्यता देने की कमी है। यह जानकर उसकी हिम्मत और बढ़ गई। जब सपना ने अपने परिवार में संपत्ति के अधिकार की बात उठाई तो घर में तूफान आ गया। उसके पिता, चाचा और भाई ने उसे कड़ी नजरों से देखा। तू क्या चाहती है? हमारे खिलाफ जाकर संपत्ति का हिस्सा, उसके बड़े भाई रामू ने गुस्से में कहा। सपना ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मुझे मेरे अधिकार चाहिए और वह हक जो कानून ने मुझे दिया है। मैं केवल एक बेटी नहीं हूँ, मैं इस परिवार की सदस्य हूँ और मुझे भी उतना ही हक है जितना तुम्हें। उसके पिता ने गुस्से में कहा, हमने तुम्हें पाला पढ़ाया, अब और क्या चाहिए? तुम्हारा भाई ही घर का मालिक बनेगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम किसी और घर की हो जाओगी। यह हमेशा से होता आया है। लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह न्यायालय का सहारा लेगी, भले ही उसके खिलाफ पूरा परिवार क्यों न खड़ा हो जाए। सपना ने अपने अधिकार के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। यह कदम पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे तो कुछ ने उसे परिवार को तोड़ने वाली माना। लेकिन सपना ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी लड़ाई सिर्फ अपने अधिकारों की नहीं थी, बल्कि उन सभी बेटियों के लिए थी जो अपने हक से वंचित रह जाती हैं। कोर्ट का मुकदमा लंबा चला। उसके पिता और भाई ने हर संभव कोशिश की कि सपना को उसका हक न मिले। परिवार के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही थी, पर सपना का इरादा अटल था। वह जानती थी कि यह लड़ाई न सिर्फ उसकी पहचान की है, बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी है। कानूनी लड़ाई के दौरान सपना की मां का समर्थन उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। मां ने धीरे धीरे अपनी चुप्पी तोड़ी और समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने अपने पति से कहा, अगर सपना को उसका हक नहीं मिला तो यह हमारी बाकी बेटियों के लिए भी गलत मिसाल होगी। हम अपने बच्चों के भविष्य को परंपराओं के नाम पर बर्बाद नहीं कर सकते। सपना के पक्ष में कुछ और महिलाएं भी खड़ी हो गईं। गांव में एक नई जागरूकता का जन्म होने लगा। धीरे धीरे औरतें भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगीं। सपनों की यह लड़ाई केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं रही, यह अब एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेने लगी थी। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कोर्ट का निर्णय आया।
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सपना को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। यह फैसला न केवल सपना के लिए जीत थी, बल्कि उन सभी बेटियों के लिए एक मिसाल थी जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं। फैसले के बाद परिवार में एक ठहराव आ गया। पिता और भाई, जो अब तक सपना के खिलाफ थे, अब अपनी हार मान चुके थे। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि सपना का संघर्ष केवल संपत्ति के लिए नहीं था, बल्कि समानता के लिए था। वे सपना के हौसले और उसकी दृढ़ता को समझने लगे और उनके दिलों में एक बदलाव आया। सपना ने अपने हिस्से की संपत्ति का एक हिस्सा समाज के उत्थान के लिए दान कर दिया। उसने एक संस्था की शुरुआत की जो बेटियों के अधिकारों और उनकी शिक्षा के लिए काम करती थी। उसकी मां और भाई भी अब उसके इस प्रयास में उसका साथ देने लगे। सपना की यह लड़ाई सिर्फ उसके हक की नहीं थी, यह उस सोच के खिलाफ थी जो सदियों से बेटियों को उनका हक देने से रोक रही थी। उसकी कहानी ने समाज में एक बदलाव लाया और अब गांव की बेटियां भी अपने हक के लिए आवाज उठाने लगीं। सपना का नाम अब गांव में इज्जत से लिया जाता था और उसका संघर्ष एक मिसाल बन चुका था। कोर्ट का फैसला आने के बाद सपना को गांव के कई परिवारों से सराहना मिली, खासकर उन परिवारों से जहां बेटियां थीं। लड़कियों और महिलाओं में सपना की हिम्मत और संघर्ष को लेकर एक नई प्रेरणा जगी। वह अब केवल अपने परिवार की बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव और आसपास के इलाके में उसे एक नई पहचान मिली थी। सपना ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी। वह गांव में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित और जागरूक करना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने हिस्से की जमीन पर एक महिला सशक्तिकरण केंद्र खोलने का फैसला किया, जहां लड़कियों को शिक्षा और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा सके। सपना ने अपनी मां के साथ मिलकर गांव में महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण केंद्र खोला। इस केंद्र में लड़कियों और महिलाओं को न केवल पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती थी, बल्कि उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता था। सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा और कानून की बेसिक जानकारी देने की व्यवस्था की गई। सपना ने अपने कॉलेज के दोस्तों और प्रोफेसरों की मदद से इस केंद्र को सफल बनाया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं और लड़कियां इस केंद्र में आने लगीं। वे अपने अधिकारों के बारे में जानने लगीं और उनमें आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वे भी अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखने लगी थीं। कई लड़कियों ने स्कूल छोड़ने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की और कुछ ने तो सिलाई और अन्य हस्तशिल्प के काम से अपना छोटा सा व्यापार भी शुरू कर दिया। हालांकि सपना के इस कदम को गांव के कई लोगों ने सराहा, फिर भी कुछ लोग अब भी उसके खिलाफ थे। गांव के बड़े बुजुर्ग और पुरुष प्रधान समाज के कुछ लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि लड़कियों को इतना अधिकार देने से समाज का पारंपरिक ढांचा टूट जाएगा। गांव की पंचायत में कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि इस तरह के केंद्र गांव की संस्कृति को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। उसने पंचायत के सामने अपनी बात रखी, यह केंद्र हमारी बेटियों और महिलाओं को सिर्फ जागरूक कर रहा है। हम उन्हें उनका हक दिला रहे हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दे रहे हैं। जब हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तो हमारा समाज और भी समृद्ध होगा। धीरे धीरे समाज के कुछ लोग भी इस बदलाव को समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। विरोध धीरे धीरे कम होने लगा और गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी सपना के काम को समर्थन देना शुरू कर दिया। सपना का बड़ा भाई रामू, जो
पहले सपना के खिलाफ था, अब उसकी उपलब्धियों को देखकर अपने व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगा था। उसे अब अपनी बहन पर गर्व था। उसने अपनी बहन से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे संघर्ष को समझने में बहुत समय लगाया। तुमने साबित कर दिया कि बेटियां सिर्फ पराया धन नहीं होती, वे परिवार का अभिन्न हिस्सा होती हैं। मुझे तुम पर गर्व है। बहन रामू ने सपना के साथ मिलकर केंद्र के काम में सहयोग देना शुरू किया। वह गांव के युवाओं को भी जागरूक करने के प्रयासों में जुट गया। परिवार में अब सभी के बीच एक नई समझदारी और अपनापन था। सपना की यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। अब उसकी नजर गांव के बाहर के इलाकों पर थी, जहां अभी भी महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित थीं। उसने अपने केंद्र को और भी विस्तारित करने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि उसके जैसे और भी केंद्र आसपास के गांवों में स्थापित हों, ताकि और भी महिलाएं और लड़कियां सशक्त हो सकें। इस दिशा में उसने कुछ सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से मदद ली। उसकी योजना थी कि वह अपने केंद्र के माध्यम से ज्यादा लड़कियों को शिक्षित करे और उन्हें रोजगार के अवसर दिलाए। इसके लिए उसने गांव के कई अन्य जागरूक नागरिकों को भी साथ जोड़ा और एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत की। सपना की कहानी जहां तक पहुंची है, वहां से वह एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां उसके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। अब उसे केवल अपने गांव या परिवार तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की जिम्मेदारी उठानी है। हम अब देखेंगे कि कैसे सपना अपने मिशन को और आगे ले जाती है और कैसे उसका जीवन समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सपना के केंद्र की सफलता और उसकी मेहनत का असर अब उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के गांवों से भी महिलाएं और लड़कियां उसके सशक्तिकरण केंद्र में आने लगीं। कई ने अपने अनुभव साझा किए कि वे कैसे परिवार में उपेक्षित थीं और कैसे उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। इन महिलाओं की कहानियां सपना को एक बड़े आंदोलन की ओर ले जा रही थीं। एक दिन सपना को दिल्ली में एक बड़े महिला सशक्तिकरण सेमिनार में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला। यह सेमिनार उन महिलाओं के लिए था जिन्होंने समाज में बदलाव लाने का काम किया था। सपना को इस बात की खुशी थी कि उसका छोटा सा प्रयास अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जा रहा है। सेमिनार में देश भर से आई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। वहां उसे समझ में आया कि यह समस्या केवल उसके गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में लाखों महिलाएं समान संघर्ष कर रही हैं। सपना ने वहां अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उसने अपने गांव में बदलाव की नींव रखी। उसकी कहानी ने वहां मौजूद लोगों को गहराई से प्रभावित किया। सेमिनार के बाद कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने सपना से संपर्क किया। उन्होंने उसकी पहल को और भी बड़ा बनाने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव रखा। सपना ने इस मौके को अपने आंदोलन को और भी व्यापक बनाने के लिए इस्तेमाल किया। उसे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर महिलाओं के अधिकारों के लिए उसे लड़ाई लड़नी है, तो यह लड़ाई केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जानी चाहिए। सपना ने कई एनजीओ और महिला सशक्तिकरण संगठनों के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाया, जिससे वे पूरे देश की महिलाओं को जागरूक कर सकें। उसने अपने केंद्र का विस्तार किया और अन्य गांवों में भी इसी तरह के सशक्तिकरण केंद्र खोलने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक व्यापक योजना तैयार की। जैसे जैसे सपना का आंदोलन बढ़ रहा था, उसके सामने कई नई चुनौतियां भी आ रही थीं। कई शक्तिशाली लोग, जिनकी सत्ता और प्रभाव महिलाओं की उपेक्षा पर आधारित थी,
अब सपना के खिलाफ खड़े होने लगे। उन्हें यह डर था कि अगर महिलाओं को समान अधिकार मिल गए तो उनकी पारंपरिक सत्ता और प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उन्होंने सपना और उसके आंदोलन को रोकने के लिए कानूनी और सामाजिक बाधाएं खड़ी करनी शुरू कर दी। सपना के खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए गए। कुछ ने तो यह तक कहा कि सपना का उद्देश्य परिवारों को तोड़ना है और वह समाज के नियमों का उल्लंघन कर रही है। उसकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई ताकि लोग उसके आंदोलन से दूर हो जाएं। कुछ मीडिया संस्थानों ने भी उसके खिलाफ नकारात्मक प्रचार शुरू किया। सपना के लिए यह समय बेहद कठिन था। उसे एक ओर अपने मिशन को जारी रखना था, वहीं दूसरी ओर इन नकारात्मक ताकतों का सामना करना था। लेकिन सपना ने अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपने कानूनी सलाहकारों से संपर्क किया और इन सभी आरोपों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इस कठिन समय में सपना के समर्थन में कई पत्रकार, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हुए। उन्होंने सपना के काम को सही ठहराया और उसे समर्थन दिया। कुछ प्रमुख समाचार पत्रों और चैनलों ने उसकी कहानी को सकारात्मक तरीके से दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे समाज में फैलाई गई अफवाहें और झूठे आरोप फीके पड़ने लगे। सपना ने इस अनुभव से सीखा कि अगर आपका उद्देश्य सही है और आप अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं, तो नकारात्मक ताकतें आपको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। वह अपने आंदोलन को और भी दृढ़ता से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हुई। सपना का काम अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जाने लगा। उसे संयुक्त राष्ट्र की एक महिला सशक्तिकरण परियोजना में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने वहां भारतीय महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों की लड़ाई पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। उसकी बातों ने वहां उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को भी प्रभावित किया। संयुक्त राष्ट्र की परियोजना में हिस्सा लेकर सपना को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिली। अब वह केवल भारत की महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका नाम विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के लिए भी प्रस्तावित किया गया। इस बीच सपना का परिवार भी पूरी तरह बदल चुका था। उसके पिता, जो पहले उसके विचारों के विरोधी थे, अब गर्व से उसकी उपलब्धियों को देखते थे। रामू ने सपना के केंद्र में सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया था और वह गांव के पुरुषों को भी इस बदलाव के महत्व को समझाने में मदद कर रहा था। उसकी मां, जो पहले समाज के डर से सहमी रहती थी, अब एक सशक्त महिला के रूप में उभरी थी। सपना ने अपने परिवार के बदलाव को देखकर महसूस किया कि अगर परिवार के सदस्य साथ हों, तो बड़े से बड़ा बदलाव लाना संभव है। उसकी मां अब गांव की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। वह उन महिलाओं को हिम्मत देती जो अभी भी अपने हक के लिए लड़ने से डरती थीं। सपना की इस यात्रा ने समाज के ढांचे को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। सपना ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति का साहस और दृढ़ निश्चय पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। उसकी मेहनत, संघर्ष और हिम्मत ने हजारों महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया और समाज में उनके स्थान को पुनः स्थापित किया। सपना की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो केवल एक नई शुरुआत थी। उसने दिखा दिया कि परिवर्तन संभव है और इसके लिए हमें केवल एक कदम उठाने की जरूरत है। उसका जीवन अब उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा था जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। सपना के काम की गूंज दूर दूर तक फैली और उसकी यह यात्रा समाज में एक ऐसी लहर पैदा कर चुकी थी जो हर उस दीवार को तोड़ रही थी जो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती थी।
उसका सपना अब हर बेटी, हर माँ और हर महिला का सपना बन चुका था। यह यात्रा केवल संघर्ष और सामाजिक बदलाव की नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत विकास, रिश्तों की गहराई और जीवन के नए अर्थों की खोज भी थी। अब हम देखेंगे कि कैसे सपना अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और सामाजिक जिम्मेदारियों को संतुलित करती है और उसकी यह यात्रा किन नई दिशाओं में जाती है। सपना की सामाजिक उपलब्धियां अब उसे एक सशक्त और स्वतंत्र महिला के रूप में स्थापित कर चुकी थीं। लेकिन उसके जीवन में व्यक्तिगत चुनौतियां भी थीं जिनसे उसे जूझना पड़ा। सामाजिक आंदोलन में व्यस्त होने के कारण उसका निजी जीवन काफी प्रभावित हुआ था। अब उसके सामने यह सवाल था कि क्या वह अपने निजी जीवन को सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ जोड़ सकती है। सपना के माता पिता उसके लिए एक अच्छा वर देखना चाहते थे। अब जब उसका परिवार उसकी सोच और काम को समझने लगा था, तो उन्होंने उसकी शादी को लेकर समाज के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया। वे चाहते थे कि सपना की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जो उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसके काम का सम्मान करे। लेकिन सपना के मन में शादी को लेकर कई सवाल थे। उसे डर था कि शादी के बाद उसके सामाजिक कार्यों में बाधा आ सकती है। वह नहीं चाहती थी कि उसका निजी जीवन उसके मिशन को प्रभावित करे, पर साथ ही वह यह भी जानती थी कि एक साथी का समर्थन जीवन में बहुत मायने रखता है। इस दौरान सपना की मुलाकात राघव नामक एक व्यक्ति से हुई। राघव एक सामाजिक कार्यकर्ता था और उसने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत काम किया था। वह सपना के काम से प्रभावित था और उसे महसूस हुआ कि उनके उद्देश्यों में काफी समानता है। राघव और सपना की बातचीत के दौरान यह साफ हो गया कि दोनों ही अपने काम को लेकर बेहद प्रतिबद्ध थे और समाज में बदलाव लाने के लिए उत्साहित थे। राघव ने सपना से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम अपने काम को बिना किसी रुकावट के जारी रखो। हम दोनों मिलकर समाज के लिए और भी बेहतर काम कर सकते हैं। सपना को यह एहसास हुआ कि राघव वही साथी हो सकता है जिसकी उसे जरूरत थी, एक ऐसा इंसान जो न सिर्फ उसे समझे बल्कि उसके काम का भी हिस्सा बने। सपना ने परिवार और अपने दिल से बात करके फैसला किया कि वह राघव से शादी करेगी। यह शादी साधारण नहीं थी, यह समाज में एक संदेश थी कि जीवन के दो उद्देश्य एक साथ जुड़ सकते हैं, व्यक्तिगत खुशी और सामाजिक सेवा। उनकी शादी में गांव के लोग और कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। यह शादी एक उत्सव की तरह थी जिसमें समाज में समानता और जागरूकता का संदेश दिया गया। शादी के बाद सपना और राघव ने अपने सामाजिक कार्यों को एक नए स्तर पर ले जाने की योजना बनाई। उन्होंने मिलकर महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर और भी विस्तृत काम करने का निश्चय किया। सपना के महिला सशक्तिकरण केंद्रों में अब राघव की शिक्षा परियोजनाओं को भी जोड़ा गया। वे बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कानूनी सहायता के प्रोग्राम चलाने लगे। अब सपना का गांव एक आदर्श बन चुका था। यहाँ की महिलाएं और बच्चे जागरूक हो चुके थे और गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो रहा था। गांव के लोग सपना और राघव को एक नायक के रूप में देखते थे। उन्होंने समाज में बदलाव का एक ऐसा बीज बोया था जो अब फल देने लगा था। सपना और राघव के काम को सरकार ने भी मान्यता दी। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी परियोजनाओं को सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा सहायता मिल रही थी, जिससे वे और भी बड़े पैमाने पर काम कर सकें। कुछ सालों बाद सपना मां बनी। यह उसके जीवन में एक नया और खुशी से भरा अध्याय था।
लेकिन यह भी एक चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि अब उसे अपने व्यक्तिगत जीवन, बच्चे की देखभाल और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना था। सपना ने इस चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उसने अपने काम को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और भी मजबूती से आगे बढ़ाया। राघव ने भी इस दौर में उसका पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर अपने बच्चे को सिखाया कि जीवन में सामाजिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब सपना और राघव का मिशन सिर्फ समाज में बदलाव लाने का नहीं था, बल्कि नई पीढ़ी को भी प्रेरित करना था। वे अपने बेटे को सामाजिक जागरूकता और सेवा का महत्व सिखाते हुए बड़े कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनका बच्चा भी समाज के लिए कुछ करे और एक अच्छा इंसान बने। सपना ने अपने केंद्रों में अब युवा लड़कियों और लड़कों को भी शामिल करना शुरू किया। वे उन्हें सामाजिक मुद्दों पर जागरूक कर रही थी और उन्हें नेतृत्व के गुण सिखा रही थी। अब सपना का उद्देश्य था कि वह अगली पीढ़ी को तैयार करे, ताकि यह आंदोलन आने वाले समय में भी जारी रहे। सपना की यह यात्रा समाज में एक स्थायी बदलाव का प्रतीक थी। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति में संकल्प और हिम्मत हो तो वह समाज में कोई भी बदलाव ला सकता है। उसका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह समाज के हर उस व्यक्ति की लड़ाई थी जो अपने हक और सम्मान के लिए खड़ा होना चाहता था। सपना और राघव का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था, न केवल गांव के लिए बल्कि देश के लिए भी। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि जब दो लोग एक ही उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो वे मिलकर समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सपना का जीवन उसकी संघर्षों से भरी यात्रा और उसकी उपलब्धियां हमें यह सिखाती हैं कि असली जीत तब होती है जब हम अपने साथ दूसरों को भी सशक्त करें और उनके जीवन में बदलाव लाएं। सपना की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसने जो बीज बोया है वह आने वाली पीढ़ियों में पनपता रहेगा। सपना की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान में साहस, संकल्प और दृढ़ता हो तो वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। यह केवल एक महिला की नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति की कहानी है जो बदलाव चाहता है।